हेलो स्टूडेंट। तो आज अपन केमिस्ट्री में एटम में आगे चलते हैं। ठीक है, अपन ने हाइजेनबर्ग के सिद्धांत तक कर लिया था। ठीक है, उसके बाद अपन अगले टॉपिक पर चलते हैं, श्रोडिंगर समीकरण। ठीक है, देखिए श्रोडिंगर समीकरण में क्या होता है। श्रोडिंगर समीकरण है वो तीन क्वांटम संख्याओं को प्राप्त करने के लिए काम में आती है। एक तो है एन, एल, एम। ठीक है, चौथी जो क्वांटम संख्या एस, उसके लिए ये उपयोग में नहीं ली जाती है। ठीक है, मेनली इसमें क्या समझा गया है, देखिए कि जैसे मान लो कि इसमें बताया गया है कि एक कोष होता है। ठीक है, उस कोष के अंदर उपकोष पाए जाते हैं। ठीक है, उन उपकोषों के अंदर कक्षक पाए जाते हैं और उन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जस्ट इसे मानव लाइफ से मतलब एक तरह से कनेक्ट किया जाता है समझने के लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोष को गली मान लिया जाए कि ये गली है। ठीक है, इसके अंदर कोष के अंदर क्या होते हैं, उपकोष। जस्ट गली में क्या होता है, मकान होता है किसी का। ठीक है, मकान के अंदर क्या होता है, कमरा होता है और कमरे में कोई भी व्यक्ति रहता है। ठीक है, जस्ट उसी तरह से इसमें बताया गया कि कोष होता है, कोष के अंदर उपकोष होते हैं और उपकोष के अंदर कक्षक होते हैं और कक्षक के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जितना कोष नंबर होता है ना, जैसे कि मान लीजिए कि कोष 2 है। ठीक है, तो उसमें 2 ही उपकोष पाए जाएंगे, 2s और 2p। ठीक है, जैसे मान लीजिए उपकोष नंबर 3 है तो उसमें कौन पाए जाएंगे, 3s, 3p और 3d। ठीक है, 3 उपकोष पाए जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले देखिए श्रोडिंगर समीकरण में इस समीकरण को हल करने के लिए तीन क्वांटम संख्याएं प्राप्त होती हैं। क्वांटम संख्याएं प्राप्त होती हैं, वो कौन सी हैं, एन, एल और एम। ठीक है, ये 3 क्वांटम संख्याएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, उसमें इसमें उस क्रम को भी लिख देंगे कि मान लीजिए ये कोई कोष है, उसके अंदर उपकोष हैं, उपकोष के अंदर कक्षक पाए जाते हैं और कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। जस्ट इसे याद करने के लिए ऐसे रखा जाता है कि गली, गली के अंदर मकान, मकान के अंदर कमरा और कमरे में अपन रहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, अभी बता दिया कि कोष नंबर जितना कोष नंबर है उतने उसमें कितने होंगे, उतने उपकोष की संख्या होगी। जैसे देखिए कि कोष नंबर 1 है तो ठीक है, उसमें कितने उपकोष होंगे, 1 होगा, फर्स्ट एस। यदि 2 हैं तो उसमें 2 उपकोष पाए जाएंगे, 2s और 2p। 3 कोष नंबर 3 है तो उसमें कौन कौन जाएंगे, 3s, 3p और 3d। 4 है तो उसमें कौन कौन से पाए जाएंगे, 4s, 4p, 4d और 4f। ठीक है, जैसे यदि 5 होगा तो उसमें कौन पाए जाएंगे, 5s, 5p, 5d, 5f और 5g। लेकिन इतना अपने काम दिया था, अपने बस ओनली f तक काम आता है। ठीक है, अब देखिए जैसे इसमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अपन को जैसे दे दिया कि मान लो कि अपन को दे दिया कोष नंबर 3। ठीक है, वो बोल देगा कि कोष नंबर 3 में कक्षक बताइए। ठीक है, तो अपन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो अपन देखेंगे कोष के अंदर क्या होते हैं, उपकोष होते हैं। तो देखिए कोष नंबर 3 है मतलब 3 नंबर दे रखा है तो उसमें उपकोष भी कितने होंगे, 3 होंगे। जैसे मान लीजिए ये कोष नंबर 3 है पूरा, ये क्या है, कोष नंबर 3 है तो इसके अंदर उपकोष भी कितने होंगे, 3 ही होंगे। एक तो कौन सा होगा, 3s होगा, एक 3p होगा और एक
3D होगा, 3 cos होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए 3s एक आता है, p के लिए कितने आते हैं 3 आते हैं और d के लिए 5, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे अपन को आता हो तो अपन सीधा ही इनको लिख के पता कर सकते हैं कि कितने कक्षक हो जाएंगे इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो अपन सीधे बता देंगे कक्षक कितने हो गए 9, ओनली 1 ये एक कक्षक होता है, ठीक है। अब अपन को निकालना कैसे है, सीधा निकालना है, क्योंकि ये ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे, ऐसे बनाएंगे तो इतना टाइम तो अपन को मिलेगा नहीं, ठीक है। तो जैसे उसने दे रखा है कि इसमें कोस की संख्या कितनी होगी, कोस की संख्या हो जाएगी इसमें, कोस की संख्या बराबर 1, 3 नहीं होगी, वो कोस नंबर दे रखा है कि कोस नंबर 3 है, तो कोस संख्या कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। तो उपकोस कितने होंगे इसमें, उपकोस की संख्या, उपकोस, तो कोस नंबर 3 में कितने उपकोस होते हैं 3 होते हैं, तो उपकोस की संख्या कितनी हो गई यहाँ पर 3 हो गई, ठीक है। अब जैसे उपकोस से यदि अपन कक्षक निकाल लें तो उसके लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं n², और n क्या होता है यहाँ पर उपकोस की संख्या या कोस की संख्या, ठीक है। अब यहाँ पर उपकोस की संख्या कितनी है 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो यहाँ पर कक्षकों की संख्या कितनी हो जाएगी, कक्षकों की संख्या बराबर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगी, तो इसमें कक्षक कितने हो गए 9। अब यदि अपन से कक्षक ना पूछ के वो पूछ ले कि इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, यदि अपन को पता है कि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 9 से 18, नहीं तो अपन सीधा फॉर्मूला है कि यदि कक्षक से इलेक्ट्रॉन निकालने तो अपन, और या उपकोष से कक्षक से निकालने तो 2n², ठीक है। तो n क्या होता है उपकोष, उपकोष कितने हैं यहाँ पर 2 × 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और 9 × 2 करेंगे तो कितना होगा 18, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 18, सिंपली ऐसे अपन को सॉल्व करने हैं। अपन सॉल्व करके देख सकते हैं 2 वाला 3 वाला 4 वाला 1 वाला 5 वाला सभी अपन सॉल्व करके आराम से देख सकते हैं। अब देखो आगे, ठीक है। अब अपन जैसे अपन ने देख लिया कि अपन को ये कैसे पता लगेगा कि ये कोष संभव है या संभव नहीं है, वो अपन को इलेक्ट्रॉन भरने के आधार पर देखना पड़ेगा कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं कितने नहीं आते। जैसे अपन ने अभी देखा था कि वो कोष में 2 सेकेंड वो कोष है, कोष नंबर 2 है, तो उसमें कोष कितने आएंगे 2 आएंगे, 2s, ठीक है। वो अपन पता कर लेंगे उनके थ्रू। अब अपन आगे चलते हैं क्वांटम संख्याएं पर, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है अपना क्वांटम संख्याएं। अब देखिए पहले क्वांटम संख्या, पहली बात तो क्वांटम संख्या क्या होती है, यदि किसी भी परमाणु में उसकी सही मतलब सही पहचान करनी है, सही स्थिति ज्ञात करनी है, इन सबको ज्ञात करने की जो संख्याएं होती हैं वो क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। और क्वांटम संख्याएं चार प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो किसी भी परमाणु की सही स्थिति ज्ञात करने के लिए जिन संख्याओं का की आवश्यकता होती है उन्हें क्वांटम संख्या कहते हैं, ठीक है। और क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है, क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विघांसी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या, ठीक है। तो अपन चलते हैं सबसे फर्स्ट वाली पे, मुख्य क्वांटम संख्या पर, ठीक है। तो इनमें सबसे पहली कौन सी है, मुख्य क्वांटम संख्या। अब देखिए मुख्य क्वांटम संख्या में क्या होता है, मुख्य क्वांटम संख्या, देखिए मुख्य क्वांटम संख्या होती है उसे स्मॉल n से प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल n, इसका सिंबल होता है स्मॉल s। देखिए
अब जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है वो एक कोस की जानकारी देती है, ठीक है। वो एक कोस की मतलब कोस का प्रदर्शन करती है, और वो मतलब जो उन कोस का आकार है, जिनकी त्रिज्या है, उनके बारे में जानकारी प्रदान करती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है मुख्य क्वांटम संख्या में प्रदर्शन। ये किसका प्रदर्शन करती है? ये कोस का प्रदर्शन करती है। उसके बाद अगला आता है कि ये किन किन चीजों की जानकारी प्रदान करती है, ठीक है। तो ये आकार, त्रिज्या, वेग, ऊर्जा, इन सभी की जानकारी प्रदान करती है। अगर आता है कि इसका मान क्या होता है, तो इसका मान होता है 1 से अनंत तक। मुख्य क्वांटम संख्या 1 से अनंत तक होता है। जैसे कि कोई भी कोस है, ठीक है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है अनंत तक, ठीक है। तो प्रदर्शन किससे करते हैं? इसे n से, n बराबर 1 2 3 4 ऐसे आगे तक चलता जाएगा, ठीक है। और इनका प्रदर्शन क्या होता है? इनका प्रतीक होते हैं। जैसे 1 के लिए k, 2 के लिए l, 3 के लिए m, 4 के लिए n, ऐसे इनके भी प्रतीक होते हैं, ठीक है। तो ये थी मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या है कि ये प्रदर्शन, कोस का प्रदर्शन करती है, और आकार, त्रिज्या, वेग, ऊर्जा आदि इन सब की इनके थ्रू जानकारी मिलती है। इनका मान 1 से अनंत तक होता है, और जो इनके कोस होते हैं, इनके प्रतीक होते हैं। 1 के लिए k, 2 के लिए l, 3 के लिए m, 4 के लिए n, ऐसे आगे चलते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगली आती है द्विवंशी क्वांटम संख्याएं, ठीक है। द्विवंशी क्वांटम संख्या, ठीक है। और इसका प्रदर्शन किया जाता है L से, ठीक है। अब देखिए, जो द्विवंशी क्वांटम संख्या होती है वो प्रदर्शन करती है उपकोष का, इसका प्रदर्शन करती है उपकोष का। ये जानकारी देती है आकार, आकृति की, ठीक है। उसके बाद इसका मान होता है इनका 0 से n-1 तक, ठीक है। जैसे कि यदि n बराबर 4 हो तो इनका मान क्या होगा? तो इसका मान होगा 0 से 3 तक, 0 1 2 और 3। ये देखिए, द्विवंशी क्वांटम संख्या ये प्रदर्शन किसका करती है? उपकोष का प्रदर्शन करती है, आकृति की जानकारी प्रदान करती है। इनका मान होता है 0 से n-1 तक। जैसे मान ले कोई भी दे सकता है n बराबर 3 4, तो n बराबर 3 होता है क्या होता है? इनका मान आता है 0 से 2 तक, 0 1 2। अब जैसे n बराबर 4 दे रखा है, तो इसका मान क्या आएगा? 0 से 3 तक, 0 1 2 3। नॉर्मली इनमें जैसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि किसी में पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सी क्वांटम संख्याएं आकृति की जानकारी देती है या फिर आकार की जानकारी देती है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आराम से, ठीक है। अब देखिए इनमें आगे, ठीक है। सबसे पहले आता है एक सारणी में एक साइड तक डाल लेंगे उपकोष, ठीक है, L का मान, उसके बाद कक्षक, ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन और इनकी आकृति। आकृति से भी इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे पहला उपकोष कौन सा है? S उपकोष। उसके लिए L का मान कितना होता है? 0। उसमें कक्षक कितने होते हैं? एक कक्षक होता है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 2। इसकी आकृति होती है गोलाकार, ठीक है। उसके बाद अगला आता है उपकोष कौन सा है? P। उसके लिए L का मान कितना होता है? 1। उसमें कक्षक कितने होते हैं? 3। इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं उसमें? 6। आकृति कैसी होती है उसकी? डंबलाकार,
ठीक है। उसके बाद आता है वो कोस डी, उसके लिए एल का मान होता है 2, कक्षक आता है उसमें 5, इलेक्ट्रॉन आता है उसमें 10, उसका आता है आकृति द्विडंबलाकार। उसके बाद अगला आता है एफ, एफ में एल का मान कितना होता है 3, कक्षक कितने होते हैं 7, इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं इसमें 14, इसकी आकृति कैसी होती है जटिल आकृति। ठीक है। और यदि एक उपकोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने हो तो उसके लिए अपन फॉर्मूला लगाते हैं 2l+1। ठीक है। अब देखो s के लिए लगाएंगे अपन तो कितना आएगा, l का मान कितना 0, 2 × 0 0, 0 + 1 1, 1 को टच करेंगे 2 ही आएगा 2। अब मान लीजिए p के लिए ट्राई करते हैं अपन, p के लिए 1 है, l का मान 2 × 1 2, 2 1 कितने हो गए 3, 3 × 2 6 6। ठीक है। और इनकी आकृति ये अपन ज्ञात कर लेंगे। अब अपन आगे चलते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या पर, नंबर 3। चुंबकीय क्वांटम संख्या, इनका प्रदर्शन किया जाता है m से। ठीक है। अब देखिए ये प्रदर्शन किसका करती है, ये प्रदर्शन करती है कक्षक का, जानकारी देती है अभिविन्यास या दिशा की। अभिविन्यास या दिशा की ये जानकारी प्रदान करती है। इनका मान होता है -l से 0 से +l तक, ये इनका मान होता है -l से 0 और 0 से +l तक। ठीक है। अब देखिए अपन इसमें आगे देखिए इनका मान कैसे निकालेंगे। इनका जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है प्रदर्शन करती है कक्षक का और जानकारी प्रदान करती है अपन को अभिविन्यास या दिशा की। इनका मान क्या होता है l-1 से 0 0 से +l तक। ठीक है। अब देखिए इनमें भी अपनी एक सारणी जिसके तुरंत मान करते हैं, जैसे कोस एक साइड डाल लेंगे l का मान, एक साइड डाल लेंगे m का मान, एक साइड डाल लेंगे अपन कक्षक। ठीक है। अपने कौन कौन से कक्षक हैं s p d f। ठीक है। s p d f में l का मान इसमें कितना होता है 0। ठीक है। तो m का मान भी कितना होगा उसमें, क्योंकि 0, उसका मान कहाँ से होता है -l से 0 0 से l तक, तो l का मान 0 है तो ये हम 0 ही रहेगा, इसमें कक्षक 1 ही होता है। ठीक है। अब देखिए p के लिए l का मान कितना होता है 1। तो अपना देखा था अपने मान कहाँ से स्टार्ट होते हैं -l से, -l का मान कितना है 1 से 0 0 0 से क्या +l में क्या आएगा +1। ठीक है। d में कितना आ जाएगा 2, तो इसके मान हो जाएंगे -2 -1 0 +1 +2। ठीक है। अगला आता है f के लिए कितना होना है 3 -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3। तो इसके लिए ठीक है। ये थी अपनी चुंबकीय क्वांटम संख्या। उसके बाद अपन अगली चलते हैं चक्रण क्वांटम संख्या पर। नंबर 4 और लास्ट क्वांटम संख्या कौन सी है, चक्रण क्वांटम संख्या। इसका प्रदर्शन किया जाता है ऐसे। ठीक है। अब देखो
जो मुख्य क्वांटम चक्रण क्वांटम संख्या होती है वो जानकारी देती है इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा की। जानकारी किसकी देगी ये? इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा। इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा की ये जानकारी देती है। देखिए इसमें होता क्या है, ये दो प्रकार से घूमते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यदि इसका मान +1/2 है तो वो तो होगी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त जिसका साइन ऊपर की तरफ होता है। एक होती है -1/2, वो होती है एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त। उसका साइन नीचे की तरफ होता है। ठीक है, ये थी अपनी चक्रण क्वांटम संख्याएं। अब देखिए इनके बाद अपन आगे चलते हैं। एक अपन को ज्ञात करना है कोणीय संवेग ज्ञात करने का फॉर्मूला। कोणीय संवेग ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है NH/2π। ठीक है, यदि जैसे मान लीजिए कोणीय संवेग ज्ञात करना है तो कौन से के लिए करना, फर्स्ट सेकंड थर्ड से। जो n होता है यहाँ पे कक्षक होता है, h नियतांक होता है और 2π। ठीक है, एक आता है अपना कक्षक कोणीय संवेग ज्ञात करने का फॉर्मूला। ठीक है, कक्षक कोणीय संवेग ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है √L+1, उसके बाद होता है h/2π। √L+1 h/2π, ये होता है अपना कक्षक कोणीय संवेग ज्ञात करने का फॉर्मूला। ठीक है, और जो कक्षक कोणीय संवेग होता है S कक्षक के लिए कक्षक कोणीय संवेग हमेशा 0 आता है। जो S कक्षक होता है उसके लिए कक्षक कोणीय संवेग का मान क्या आता है? हमेशा 0, क्योंकि देख अपन ज्ञात भी करें, अपन को पता है S के लिए L का मान क्या होता है? 0। यहाँ क्या आ जाएगा, जैसे मान ले अपन ने रख दिया इसमें 0 +1 h/2π। 0+1 कितना हो गया? 1 को 0 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 0 का अंडर रूट खोलेंगे 0 गुणा h/2π से करेंगे तो क्या आएगा? 0। तो इसलिए S का जो कक्षक कोणीय संवेग उनका मान हमेशा क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, अब देखिए आगे अपन देखते हैं। जैसे मान लीजिए अपन से ऐसा पूछ लिया जाए कि कोई अपन को एक, चलो ये अपन लास्ट में करते हैं, पहले अपन करते हैं अवभाव सिद्धांत, अगला टॉपिक। अवभाव का सिद्धांत। ठीक है, अवभाव का सिद्धांत। अवभाव का सिद्धांत क्या था? अवभाव का सिद्धांत था कि इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करा जाता है या भरा जाता है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में, जैसे सबसे पहले छोटे बड़े, उस हिसाब से भरा जाता है। और इसके अंतर्गत 4 नियम दिए गए हैं, जिनमें से सबसे पहला है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, उसके बाद दूसरा आता है हुंड का अधिकतम बहुलकता का सिद्धांत, एक आता है N+L का नियम, एक आता है कक्षकों का स्थायित्व का नियम। ठीक है, तो अपन इन नियमों को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपना कौन सा आता है अवभाव के अंदर? पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। ठीक है, सबसे पहला सिद्धांत कौन सा आता है अपना? पाउली का
अब देखिए पाउली ने क्या बताया था, ठीक है, पाउली ने बताया था कि जो किसी भी परमाणु है उसके जो दो इलेक्ट्रॉन की चार क्वांटम संख्या होती हैं वो कभी भी समान नहीं हो सकती। या तो उनकी दो संख्या जो चार क्वांटम दो इलेक्ट्रॉन की जो चार क्वांटम संख्या उनमें से एक अलग होगी, दो अलग, तीन होगी, अलग होंगी, बट चारों एक जैसी नहीं हो सकती। और जो एक कक्षक है उसमें दो इलेक्ट्रॉन अधिकतम भरे जा सकते हैं और वो भी विपरीत चक्रण युक्त, एक एंटी क्लॉकवाइज एक क्लॉकवाइज, उसके अनुसार भरे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था, इनके अनुसार किसी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन की चार क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। सबसे पहला तो क्या दिया था उन्होंने कि इनके अनुसार किसी परमाणु की किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन की चार क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती और एक कक्षक में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण युक्त भरे जा सकते हैं। ठीक है, कि किन्हीं उनके विपरीत चक्रण के अनुसार एक इलेक्ट्रॉन में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, वो भी विपरीत चक्रण के अनुसार सेम चक्रण युक्त नहीं भर सकते। ठीक है, अब अपन इसका एक एग्जांपल देखते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जैसे अपन ने मान लिया लिथियम को ले लेते हैं, लिथियम के 1s2 और 2s फर्स्ट दोनों ले लिए। ठीक है, अब देखते हैं पहले इनके लिए n का मान। n का मान क्या होगा इनके लिए, 1 और 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद आएगा अपना l। l के लिए s का मान क्या होता है, 0 0। ठीक है, अपन आ गए अपने m पर। ठीक है, m का मान भी क्या आएगा इनमें, 0 0। उसके बाद चलते हैं अपन s पर, ये रहा s। ठीक है, तो जो s होता है वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन होता है, वो तो होता है क्लॉकवाइज, सेकंड होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इसमें इसके लिए तो हो जाएगा -1/2 और ये हो जाएगा +1/2। ये लो देखो, मतलब संख्याएं चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती, एक हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। यदि अपन 1s2 और 1s1 और 1s2 दोनों लेते तो उनमें एक अलग आती और तीन समान आती। ठीक है, ये था पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। देखो, एक होते हैं समभ्रंश कक्षक। अब एक बार ये समझ लें बीच में, समभ्रंश कक्षक क्या होते हैं। समभ्रंश कक्षक वे होते हैं, वह कक्षक जिनकी ऊर्जाएं आपस में समान हो, वो समभ्रंश कक्षक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि पी उपकोष है, पी उपकोष है, तो पी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, 3। तो उन तीनों की समान होती है, जैसे फर्स्ट होता है px, py और pz। इन तीनों की जो ऊर्जा होती है वो आपस में समान होती है। ठीक है, जैसे d ले लेते हैं अपन, तो d में हो जाएंगे dxy, dYz, dz(x), dz2, ठीक है, ये भी इनकी समान। ठीक है, अब अपन अगले चलते हैं अपने हुंड का बहुलकता का सिद्धांत। सेकंड नंबर वाला है अपना हुंड का
बहुलकता का सिद्धांत। ठीक है, हुंड के बहुलक सिद्धांत का नियम क्या था, इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि समान ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले एक एक, मतलब जो समान ऊर्जा वाला, अभी बताया ना अपन समवर्ग कक्षक, उनमें ऊर्जा समान होती है, जैसे पी में तीनों समान होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड, तो तीनों में समान ऊर्जा वालों में एक एक पहले इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरे जाते हैं, तो तब बाद में उनका युग्मन प्रारंभ होता है, मतलब उनका संयुग्मन करते हैं, उनका जोड़ा बनाते हैं, उसके बाद में पहले उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, बाद में उनका मतलब युग्मन प्रारंभ करेंगे या उनका जोड़ा बनाएंगे। तो इन्होंने क्या बताया, समान ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, या एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, तथा बाद में युग्मन किया जाता है। बाद में युग्मन किया जाता है। ठीक है, जो नाइट्रोजन होता है, ठीक है, उसमें इसी नियम के कारण नाइट्रोजन में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। हुंड का नियम का पालन करता है वो, इसीलिए उनमें 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं नाइट्रोजन में। हुंड नियम का वो पालन करता है 3 इलेक्ट्रॉन होने के कारण। ठीक है, जैसे मैं आपको इसमें 1-2 एग्जांपल देख देता हूँ। जैसे मान लीजिए कार्बन है 6C, ठीक है, फर्स्ट एस में भरेंगे अपन पहले, फिर 2s में भरेंगे, फिर 2p में भरेंगे। फर्स्ट एस में कितने आएंगे, 2 आएंगे। ठीक है, इसमें कितने आएंगे, 2 आएंगे, सॉरी, ठीक है। अब आ गया 2p, तो 2p अब इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसमें, 6 में से 4 आ गए, कितने बचे, 2, तो 3 बॉक्स हैं, तो पहले 2 में भरा जाएगा। संयुग्मन नहीं किया जाएगा, फर्स्ट में डबल संयुग्मन करते हैं, नहीं, अपन इनमें तो इसलिए भरते हैं क्योंकि इनमें एक ही होता है। ठीक है, जैसे अपन नाइट्रोजन का ले लें, तो नाइट्रोजन कितने होते हैं, 7, 1 2 3 4। अब यहाँ से नहीं कि 5 और 6, नहीं, पहले उनको अलग अलग में भरा जाएगा। ये लो, हुंड का नियम का पालन करता है नाइट्रोजन। जैसे अब आ जाए 8 ऑक्सीजन, ठीक है, ये लो, कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 एक एक करके। उसके बाद अगला पी में कितने होते हैं, 3, तो अपने पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं, 4। अब ऐसे नहीं का अपन, ये लो हो गया, भर दिया, नहीं, हुंड का नियम का पालन करने के लिए पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तीनों कोषों में, क्योंकि वो समान ऊर्जा वाले हैं। अब अपन फर्स्ट से संयुग्मन स्टार्ट करेंगे, ये लो 4, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं N+L के नियम पर। ठीक है, अब देखिए N+L के नियम में क्या होता है। N+L का नियम होता है, इस नियम में जो उपकोष की जो ऊर्जा होती है उनके अनुसार इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। जिसमें ऊर्जा ज्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे, जिनमें ऊर्जा कम होगी उनमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, जहां ऊर्जा ज्यादा होगी उसमें पहले भर दिया जाएगा, जिसमें ऊर्जा कम होगी उसमें बाद में भरा जाएगा। ठीक है, अब यदि मान लो कि कई बार ऐसा भी होता है कि जो N+L है उन दोनों का योग करते हैं, उनका मान सेम आ जाता है। ठीक है, उनके लिए क्या करना है, उनके लिए यदि N+N का मान समान आता है, N+L का मान समान हो तो क्या करें, फिर उसमें करते हैं अपन N का मान लेते हैं। ठीक है,
जिसमें मान ज़्यादा आएगा, एनर्जी ज़्यादा होगी, उसमें पहले भर दिए जाएंगे। जिसमें मान कम आएगा, एनर्जी कम होगी, उसमें बाद में भरे जाएंगे। ठीक है, ये अपना है N+L का नियम। ठीक है, इसमें अपन एक एग्जांपल करते हैं। जैसे मान लीजिए अपन को दे रखा है, एक दे रखा है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d और 4p, ये अपन को दे रखा है। और इनमें पूछा है ऊर्जा का क्रम बताइए या इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम बताइए। ठीक है, तो अपन इसमें N+L का नियम लगाएंगे पहले तो। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसमें n का मान लिखेंगे। तो n का मान इसमें कितना 1 2 आएगा, इसमें 2 आएगा, इसमें 3 आएगा, इसमें 3 आएगा, 4, इसमें 3 और इसमें 4 आ गया। ठीक है, फिर अपन L का मान देखते हैं। L का मान S में कितना होता है 0, S है तो 0 आएगा। P में कितना होता है 1, S में कितना होता है 0, P में कितना होता है 1, S में कितना होता है 0, D में कितना होता है 2 और F में कितना होता है 3। सॉरी, ये 4p है तो P में कितना होता है 1। ठीक है, अब अपन इसका योग करेंगे। N+L बराबर कितना आएगा 1 2 3 3 4 4 5 और 5 आ गया। अब अपन इनका क्रम दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, जिसका मान सबसे N+L में कम है, इलेक्ट्रॉन सबसे कम बाद में भरे जाएंगे उसमें। ठीक है, तो सबसे कम किसका है फर्स्ट S का, तो यहाँ पे आ गया अपना फर्स्ट S। ठीक है, उसके बाद अपन आगे चलते हैं सेकंड। तो सेकंड यहाँ पे अपना सबसे कम सेकंड मान 2s N+L का, तो इसमें आ गया 2s। उसके बाद अपन चलते हैं जेस का मान इससे थोड़ा बड़ा हो। देखो यहाँ पे मान 3 आ रहा है 2p का, और 3s का मान कितना आ रहा है 3। यदि जहाँ मान समान हो तो वहाँ n का मान जिसमें ज्यादा हो वो मतलब जिसका मान s का मान n का मान ज्यादा हो उसमें उधर जाते हो। तो इसमें कम भर, इसमें बाद में भरेंगे, इससे पहले भरेंगे 3s में। ठीक है, ऐसे अगला चलते हैं अपन। इनमें देखिए दोनों में 4 4 मान आ रहा है, पर अपन s के अनुसार भरेंगे। ठीक है, तो 3p में पहले बाद में भरेंगे, उससे पहले 4s में भरा जाएगा। ठीक है, ऐसे ही उन दोनों में मान देख लीजिए समान है 5 5, लेकिन p में 4p में वो n का मान ज्यादा है तो उसमें पहले भरे जाएंगे, 3d में बाद में भरे जाएंगे, 3d और ये 4p। ये अपना इलेक्ट्रॉन भरने का या ऊर्जा का क्रम होगा। ठीक है, और क्वेश्चन करवाएंगे तो उनमें और देख लेना आप आराम से। नहीं समझ में आए तो कमेंट करके बता देना, फिर से बता दिया जाएगा। अब देखो, अब आता है ना कक्षकों का स्थायित्व नियम। कक्षकों का स्थायित्व का नियम। ठीक है, कक्षकों के स्थायित्व के नियम देखिए, जो कक्षक पूर्ण पूरित या अर्धपूरित होगा वो तो ज्यादा स्थायी होगा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे। जो अन्य विन्यास होंगे उनमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरे जाएंगे, क्योंकि वो स्थायी नहीं होते हैं। जैसे अपन एक साइड लिख लें उपकोष, अपन को पता लग जाएगा पूर्ण पूरित, अर्धपूरित और अन्य विन्यास। ठीक है, PDF। ठीक है, एस में तो एक पूर्ण पूरित होता है, एक अर्धपूरित होता है। ठीक है, जो P है, P में देखिए अर्धपूरित कौन सा है, पूर्ण पूरित। अर्धपूरित जो मतलब आधा भरा हो, सेम इलेक्ट्रॉन समपरस्पर कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे हो, और पूर्ण पूरित जो पूरा भरा हो। ठीक है, P में कौन सा आता है P1 आता है। P1 ना अर्धपूरित है ना पूर्ण पूरित है, मतलब अन्य विन्यास में आएगा वो, तो P1। P2 ना अर्धपूरित है ना पूर्ण पूरित है, वो कौन से में आएगा अन्य विन्यास में आएगा। ये लीजिए अपन ने लिख दिया P2। अगला आएगा P3, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आधा भरा हुआ है तो वो आएगा अर्धपूरित विन्यास में, मतलब P3 अर्ध विन्यास है। P4 ना पूर्ण है ना अर्ध है,
और P5 भी ना पूर्ण है ना अर्ध है। P6 पूर्ण पूरित है मतलब पूरा भरा हुआ है कुछ, ठीक है। अब D पे ऐसे ही आते हैं, देखिए D में ना 1 में ना 2 में ना 3 में ना 4 में किसी में नहीं होता है, तो D1 से 4 तो क्या हो गया, अन्य विन्यास हो गया। D5 आएंगे तो D5 अर्थपूरित हो जाएगा। उसके बाद D6 से और D9 तक ना पूर्ण और ये अन्य विन्यास में आएगा D6 से D9, और जो D10 है वो पूर्ण में आ जाएगा। उसी तरह से F में 14 होते हैं तो 1 से 6 अन्य विन्यास में, 7 क्या हो गया, अर्धपूरित हो गया, और DF से 13 अन्य हो गया, और D10 ये पूर्ण हो गया, ठीक है। अब देखिए जो पूर्ण पूरित होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे, और जो अर्धपूरित होगा उसमें अपूर्ण से पहले भरे जाएंगे, ठीक है। जैसे ये, ठीक है, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, 4 है। क्या बोलते हैं अपन को, KLM और N बोला जाता है, ठीक है, यहाँ केंद्र होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं K को सबसे पहले आद्य अवस्था, आद्य अवस्था या मूल अवस्था, ठीक है। जो L होता है उसे बोलते हैं प्रथम उत्तेजित अवस्था, इससे ऊपर आएगी उसे क्या बोलेंगे अपन, द्वितीय उत्तेजित अवस्था, ऊपर वाली क्या बोलेंगे, तृतीय उत्तेजित अवस्था, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद अपना अगला आता है विशिष्ट आवेश। चैप्टर का लास्ट टॉपिक क्या है, विशिष्ट आवेश। विशिष्ट आवेश होता है E/m। E क्या होता है, उसका जो आवेश होता है उसे E, और m क्या होता है, मास। मतलब विशिष्ट आवेश क्या होता है, आवेश व द्रव्यमान का जो अनुपात होता है वही क्या कहलाता है, विशिष्ट आवेश कहलाता है, ठीक है। देखिए अपने विशिष्ट आवेश में क्या आएगा, एक क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और अल्फा कण में E/m ज्ञात करो। मतलब इनका क्रम ज्ञात करके बताना है विशिष्ट आवेश के अनुसार, ठीक है। अब अपन देख क्या करते हैं, सबसे पहले लेते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1, ठीक है। उसका मास कितना होता है, अपन ने चैप्टर के फर्स्ट में पढ़ा था 1/1830। उसके बाद आता है प्रोटॉन, ठीक है। इसी तरह प्रोटॉन ये मास है, ठीक है। आवेश कितना होता है इस पर, 1, इसका मास कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अगला चलते हैं अपन N न्यूट्रॉन पर, ये लो न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 0, और उसका मास कितना होता है, 1, ठीक है। अब बचा क्या अपना अल्फा कण का आवेश क्या होता है, अल्फा कण पर आवेश होता है 2, और उसका मास क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। ये अपन ने पहले पढ़े थे चैप्टर में, ये अपन ने उतार लिए, ठीक है। अब अपन को इसके विशिष्ट आवेश बताना है P/6, ठीक है। तो E में अपन m का भाग दे देंगे सभी में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बराबर E/m, E कितना है 1/18037, तो इसको गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1837, ठीक है। P पे गए 1/1P बराबर, तो P बराबर क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। N न्यूट्रॉन पर गए E/n 0/1 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अल्फा कण पे गए E/m बराबर 2/4, तो क्या हो गया 1/2,
2 हो गया। ठीक है, अब अपन देख रहे हैं कि अपने पास मान क्या क्या है। अपन ऊपर लिख लेते हैं एक बार। इलेक्ट्रॉन का मान क्या है अपने पास 1837, प्रोटॉन का मान कितना है 1, न्यूट्रॉन बराबर 0 और अल्फा कण बराबर 1/2। यही मान आए अपने। अब देखिए सबसे ज्यादा मान किसका है, इलेक्ट्रॉन का है, तो इनका क्रम विशिष्ट आवेश का क्रम क्या हो जाएगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद मान किसका कम किसका है, प्रोटॉन का, 1 प्रोटॉन। न्यूट्रॉन का 0, अल्फा कण कितना है 1/2, तो उससे अल्फा कण आ जाएगा और अल्फा कण के बाद में क्या आएगा, न्यूट्रॉन। ये इनका विशिष्ट आवेश का क्रम है। एटम यहीं पे समाप्त होता है और इसके बाद इनके क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे लाइव अपन क्लास स्टार्ट कर सकें और सभी को समझ में आया होगा। और जिसको भी कुछ भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट करके बताएं तो फिर से बताएंगे। थैंक यू।